हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द सीए फाइनल डायरेक्ट टैक्सेस एंड नेशनल टैक्सेशन का स्पेशल क्वेश्चन आंसर सीरीज, जहां पे ना हम सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले हैं आपके साथ बैठ के। सर, ये क्वेश्चन आंसर कहाँ से आए हुए हैं? सर, इलस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट के हैं। उसके अलावा टेस्ट नॉलेज के क्वेश्चंस हैं, पास्ट ईयर के पेपर, आरटीपी, एमटीपी सब कवर है इस सीरीज में। स्क्रिबल फॉर्म में बिल्कुल फास्टेस्ट तरीके से इसको कवर करेंगे, ताकि अगर आप सिर्फ इतना सुन के चले जाओ ना, पेपर में ब्लैंक मत होना। जो सुना है ना, उसी को बस लिख देना, आपको आराम से अच्छे खासे नंबर मिल जाएंगे। आज हम पढ़ने वाले आईएफओएस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर की सीरीज में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, देखना ध्यान से। मिस्टर धवल is in business of manufacturing customized kitchen equipments. He is also managing director and held nearly 65% of the paid up share capital of आरा प्राइवेट लिमिटेड। ओ माय गॉड, धवल है और यहाँ आरा प्राइवेट लिमिटेड है। आरा प्राइवेट लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर भी है ये, और 65% होल्ड भी करता है। ठीक है, इसका मैन्युफैक्चरिंग का काम है। सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द धवल इज ऑब्टेन्ड। से सब्सटेंशियल बिजनेस किसी से आता है? फॉर द पर्पज ना, फॉर दिस पर्पज क्या हुआ, आरा प्राइवेट लिमिटेड ने ना एक एडवांस दे दिया इसको, एडवांस दे दिया इसको। जो भी इसको कस्टमर से पैसे मिल रहे थे ना, इसको एडवांस के फॉर्म में धवल को दे दिया, ताकि आगे का बिजनेस में जो भी पेमेंट करनी हो इसे एडवांस से एडजस्ट करता चले धवल। असेसिंग ऑफिसर ने कहा कि जितना भी एडवांस मनी मिली है ना, ये पूरा का पूरा ना डीम डिविडेंड माना जाएगा। सेक्शन 2 क्लॉज 22 सब क्लॉज ई में डीम डिविडेंड माना जाएगा, और इसने एडवांस मनी को डीम डिविडेंड ट्रीट करके आगे कर दिया। मुझे बताओ, क्या एओ का कंटेंशन सही है? इसको सॉल्व करने से पहले आपको हमेशा डीम डिविडेंड की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। डीम डिविडेंड सेक्शन 2 क्लॉज 22 सब क्लॉज ई में क्या होता है? सर, 222 ई में क्या होता है डीम डिविडेंड? अगर कोई कंपनी पेमेंट कर रही है किसको, किसी भी ऐसे शेयर होल्डर को पेमेंट कर रही है जिसका इंटरेस्ट 10% ज्यादा का है, या किसी ऐसे पर्सन को पेमेंट कर रही है जिसमें वो 10% वाला शेयर होल्डर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है, या फिर किसी ऐसे पर्सन को पेमेंट कर रही है जो ऑन बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर रिसीव कर रहा है ना, सर, इन तीनों पर्सन को किया हुआ पेमेंट इन द नेचर ऑफ लोन इन एडवांस डीम डिविडेंड मान लिया जाएगा। लेकिन 3 केसेस में डीम डिविडेंड नहीं मानते। सर, अगर आप कोई एडवांस कर रहे हो ना इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, या फिर सर आप एडवांस कर रहे हो सर ट्रेड या फिर कमर्शियल नेचर का, या फिर सर अगर आप एडवांस दे रहे हो ना किसी ऐसे शेयर होल्डर को जिससे आपको सर्विसेज मिलने वाली है ना, सर, उन 3 केसेस में हम इसको डीम डिविडेंड नहीं मानते। इस केस में सेम टू सेम हमने यही चीज पढ़ी। आरा प्राइवेट लिमिटेड सर्विसेज मिलने वाली है ना बहुत सारी, इसलिए हमने उसको एडवांस दे दिया। कमर्शियल नेचर का है, और उसके अलावा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में भी है, और उसके अलावा सर्विसेज भी मिलने वाली है आर धवल से। तो उस केस में ये एडवांस का पूरी तरह से एग्जेम्प्ट एडवांस हो जाएगा, इस पे कोई भी डीम डिविडेंड का इंप्लीकेशन नहीं आएगा। असेसिंग ऑफिसर का कंटेंशन बिल्कुल गलत है। एक बार आंसर को आप पढ़ेंगे, आंसर को आप पढ़ेंगे, पहले डेफिनेशन दे दी गई, उसके अलावा केस लॉ दिया गया। आप केस लॉ नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। मैं अभी बोलूंगा केस लॉ नहीं याद होगा आपको, इतने सारे केस लॉ से मत याद करो फॉर द टाइम बीइंग। आप सिर्फ आंसर देखो। इन द प्रेजेंट केस एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कमर्शियल है और ट्रांजैक्शन है, इसलिए इसको डीम डिविडेंड नहीं मानने वाले हैं हम। ये पॉइंट अपना क्लियर हो जाता है। पॉइंट नंबर 2 पे है, क्वेश्चन नंबर 2 पे है। एमएनओ प्राइवेट लिमिटेड इज अ कंपनी इन विच पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। सर, पब्लिक नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड क्या अनलिस्टेड कंपनी है वो? के इज अ शेयर होल्डर इन कंपनी, 15% की शेयर होल्डिंग रख रहा है। एमएनओ कंपनी, इसमें शेयर होल्डर है मिस्टर के, मिस्टर के 15% की शेयर होल्डिंग होल्ड कर रहा है। सर, क्या हुआ? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स कंपनी की 1/10/2023 को कितने हैं? 10 लाख के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं। 10 लाख के एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, ओके। कंपनी ने 1 लाख रुपए के को दे दिए सर, अकाउंट पे ही, चेक से, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट से 1 लाख रुपए दे दिए। ठीक है, द लोन वाज नॉट कनेक्टेड विद द बिजनेस। के ने रीपे कर दिया लोन सर बैंक के थ्रू, सर टाइम के अंदर रीपे कर दिया। एक बात बताओ, जो लोन मिला क्या वो डीम डिविडेंड माना जाएगा क्या? सर, डीम डिविडेंड माना जाएगा। सर, बिजनेस के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं दिया है सर, उसके अलावा ट्रेड नेचर का भी नहीं है, उसके अलावा कोई सर्विसेज भी नहीं मिलने वाला। सिर्फ पूरी-पूरी जो डीम डिविडेंड की डेफिनिशन है ना, जिसमें आप शेयर होल्डर को पैसे दे रहे हो, सर आपने क्लियर कट पैसे दिए हैं, भले वो रीपेमेंट ही क्यों ना कर दे सर, वो डीम डिविडेंड माना जाएगा। डीम डिविडेंड की डेफिनिशन में कवर हो रहा है, उसको डीम डिविडेंड आपको मानना पड़ जाएगा। आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, पहले आप डीम डिविडेंड का सेक्शन बताओगे, 222 ई का हवाला दोगे, बोलो किसी भी शेयर होल्डर को अगर आप 10% से ज्यादा जो होल्ड कर रहा है उसको अगर कोई भी एडवांस या फिर लोन दे रहे हो, या फिर किसी ऐसी एंटिटी को दे रहे हो जिसमें वो शेयर होल्डर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है, या फिर किसी और पर्सन को ऑन बिहाफ ऑफ सच शेयर होल्डर दे रहे हो ना, सर इन तीनों केसेस में डीम डिविडेंड मान लेंगे। कोई एग्जाम्पशन फॉल नहीं करता, इसलिए एओ का कंटेंशन सही है, इस चीज को डीम डिविडेंड मानना पड़ जाएगा। ये बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन भी डन है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, 3 से पहले एक एग्जांपल है, इंस्टीट्यूट के एग्जांपल में दिया हुआ है, मेरा खुद का बनाया हुआ नहीं है। इस एग्जांपल को एक बार आप देखिए, इस एग्जांपल में क्या बोल रहा है वो। सबसे पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, ए प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, उसके पास शेयर्स कितने हैं? 10,000 शेयर्स इशूड है। फेस वैल्यू कितनी है उन शेयर्स की? फेस वैल्यू कितनी है उन शेयर्स की? 100 रुपए की फेस वैल्यू है। फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है? 120, और इशू प्राइस 130। मैंने आपको बताया हुआ है कि सर अगर एफएमवी के ऊपर अगर इशू प्राइस किया हुआ है
एफएमवी के ऊपर अगर इश्यू प्राइस है तो जितना भी ऊपर ऊपर का प्राइस है ना सर, वो आपके लिए एंजल टैक्स में, सर आपके लिए एंजल टैक्स में एक्सेस मनी हो जाती है। यानी 10 रुपए के हिसाब से 10,000 शेयर्स पे 1 लाख रुपए ना एंजल टैक्स, आपको 1 लाख रुपए पे आपको एंजल टैक्स भरना पड़ जाएगा सेक्शन 56(2)(7)(b) में। ये पॉइंट अपने को समझ में आ गया। बी प्राइवेट लिमिटेड क्या कह रहा है, 20,000 शेयर इशूड है, फेस वैल्यू 100 रुपए, एफएमवी 120 रुपए, और सर इशू प्राइस कितना है, सर इशू प्राइस तो 110 है ना, यानी एफएमवी से कम पे इशू किया हुआ नहीं, यानी चल जाएगा। एफएमवी से कम में इशू किया तो सर कोई एंजल टैक्स नहीं लगने वाला, नो एंजल टैक्स। अच्छा ठीक है, इस पे ध्यान से सुनना, ये अच्छा पॉइंट है। सी प्राइवेट लिमिटेड, सर 30,000 शेयर इशूड है, 100 रुपए का फेस वैल्यू है, तो एफएमवी कितनी है, 90 रुपए की, और सर इशू प्राइस कितना है, 98 रुपीज का। सर एफएमवी 90 रुपए की, इशू प्राइस 98 रुपीज का, इनकम टैक्स लगना चाहिए नहीं। रुको रुको, सबर करो, थोड़ा रुको, जरा सबर करो। सर फेस वैल्यू से कम है सर, प्रीमियम पे इशू नहीं है। सेक्शन 56(2)(10), अगर आप मीनिंग पढ़ते हो ना सर, सेक्शन 56(2)(7) भी क्या कहता है, शेयर्स इशूड ऑन प्रीमियम। पहले तो प्रीमियम पे इशू होना चाहिए, उसके बाद आपको चेक करना है क्या एफएमवी के ऊपर इशू प्राइस। सर प्रीमियम पे इशू नहीं हुआ तो इस केस में ना नो एंजल टैक्स आ जाएगा। इस पॉइंट को आप स्टार मार्क करोगे, इस पॉइंट को आप देखोगे, अगर आपको टाइम मिल रहा है देखोगे, नहीं टाइम मिल रहा तो एटलीस्ट मेरी बात को आप रट्टा मार के जाओगे। फोर्थ नंबर पॉइंट क्या बोल रहा है, 40,000 शेयर इशूड है, सर 100 रुपए की फेस वैल्यू, 90 रुपए की एफएमवी है, और 110 रुपए की इशू प्राइस है। सर 20 रुपए का एडवांटेज है ना, इशू प्राइस से ज्यादा एफएमवी ज्यादा पे इशू किया हुआ है ना, सर प्रीमियम पे भी इशू किया हुआ है, तो 8 लाख रुपए का ना इस केस में डीम डिविडेंड आ जाएगा। डिड यू गेट माई पॉइंट और डिड यू नॉट गेट माई पॉइंट, मुझे बताओ। सर बिल्कुल समझ में आ गया ना, इसको हम याद रखने वाले, कोई भी दिक्कत वाली बात अपने को नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। मिस्टर ए डीलर है शेयर्स का, मिस्टर ए शेयर्स में ट्रेडिंग करता है, ठीक है। रिसीव्स फॉलोइंग विदाउट कंसिडरेशन, सर ये सब चीजें उसको फ्री में मिली, गिफ्ट में मिली, किससे, अपने दोस्त मिस्टर बी से मिली है। सर हमारे दोस्त तो हमसे सब चीजें लेते हैं वापस करते नहीं है, लेकिन यहाँ पे मिस्टर बी से इनको बहुत चीजें मिली हुई है। क्या क्या मिला हुआ है, कैश गिफ्ट ऑफ ₹75,000 इन एनिवर्सरी, बस एनिवर्सरी पे ₹75,000 कैश में मिला हुआ है। क्या ये 50,000 ज्यादा है, ये 50,000 ज्यादा है, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। यानी मैं कह सकता हूँ 75,000 टैक्सेबल हो जाएगा। फिर उसको बुलियन मिला हुआ है फेयर मार्केट वैल्यू पे, सर उसके बर्थडे पे, मेरे बर्थडे पे सर लोग मेरे से पार्टी मांगते हैं, इसने 60,000 रुपए का बुलियन दिया हुआ है, तो क्या ये टैक्सेबल हो जाएगा। सर हाँ, मूवेबल प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में आ रहा है, प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में आ रहा है, और 50,000 ज्यादा का तो टैक्सेबल हो जाएगा। फिर ना इसको उसके दोस्त ने एक प्लॉट दिया है फरीदाबाद का, जिसकी एसडीवी ना सर 5 लाख की है, सर एसडीवी 5 लाख से ज्यादा की फ्री में मिल रहा है, तो पूरी पूरी एसडीवी टैक्सेबल हो जाएगी ना, इसलिए इस एसडीवी को भी टैक्सेबल कराऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, मिस्टर ए परचेज फ्रॉम हिज फ्रेंड मिस्टर सी हु इज अ डीलर इन शेयर्स। सर ए तो डीलर है ही, मिस्टर सी भी डीलर है, सर उसने डीलर से अपने शेयर्स खरीदे हैं। सर कितने शेयर्स खरीदे, 1,000 शेयर्स खरीदे ऑफ एक्स लिमिटेड, 1,000 शेयर्स खरीदे ऑफ एक्स लिमिटेड, सर कितने रुपए में, 400 रुपए में खरीदे हुए। ओके ओके ओके, ऑन जून 19 2023 फेयर मार्केट वैल्यू इन शेयर्स की कितनी है, सर एफएमवी इन शेयर्स की 600 रुपए की है, यानी इसको 200 रुपए के हिसाब से 1,000 शेयर्स पे 2 लाख रुपए पे सर डिस्काउंट में शेयर्स मिले हुए, यानी इसको गिफ्ट में मिले हुए शेयर्स। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन पे सर इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली हुई, यानी ये 2 लाख रुपए को ना मैं टैक्सेबल करा दूंगा, ये मेरे 2 लाख रुपए मेरे हाथ में टैक्सेबल बन जाएंगे। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ दोस्त, कैपिटल एसेट ही टैक्सेबल होता है 56(2)(10) में, ये इसके लिए स्टॉक इन ट्रेड है, गलती मत करना इस केस में सर, नॉन टैक्सेबल होगा, इस चीज को आपको काटना पड़ेगा सर, ये स्टॉक इन ट्रेड है, इसलिए ये 56(2)(10) में कवर नहीं होगा, भले इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में लिया हुआ, इसलिए इसका कोई भी टैक्सेशन यहाँ पे नहीं आने वाला। उसके अलावा फर्दर 2023 को एक को ना पोजेशन मिली हुई है प्रॉपर्टी की, जो उसने 2 साल पहले बुक कर दी थी। कितने में बुक की थी सर, 20 लाख रुपए में उसने खरीदा हुआ था। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सर 1 नवंबर के साथ जिस दिन एग्रीमेंट हुआ था ना, उस दिन स्टैम्प ड्यूटी, जिस दिन रजिस्ट्रेशन हुआ है ना सर, रजिस्ट्रेशन की डेट की ना एसडीवी कितनी है, 32 लाख रुपए की है। और ऑन द डेट ऑफ बुकिंग सर, बुकिंग की डेट यानी एग्रीमेंट की डेट वाली ना सर 23 लाख रुपए की है। और उसने 1 लाख रुपए पे किए हुए थे अकाउंट पे चेक ऑन द डेट ऑफ बुकिंग, बुकिंग पे 1 लाख रुपए अकाउंट पे चेक से दिए हुए हैं। सिंपल सी बात है, हमने पढ़ा हुआ था, अगर बुकिंग की डेट में अगर आपने कुछ भी रुपए अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से दे रखे हैं, तो बुकिंग या एग्रीमेंट की डेट ले लो, अदरवाइज आप रजिस्ट्रेशन की डेट ले लो। यहाँ पे एसडीवी कौन सी लूंगा, बुकिंग की डेट की लूंगा। अब एक बात बताओ, बुकिंग की डेट पे ना एसडीवी 23 लाख रुपए, उसने कितने पैसे दिए, 20 लाख रुपए, क्या मैं कह सकता हूँ कि एसडीवी इज ग्रेटर देन 110% ऑफ कंसिडरेशन। यस सर, एसडीवी ग्रेटर है, तो जितना भी एसडीवी माइनस कंसिडरेशन है सर, 3 लाख रुपए ना मेरे इसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएंगे। ये पॉइंट समझ में आ गया क्या, सर ये बात भी समझ में आ गया। बाद में कहता है ना 1 मार्च 2024 को उसने फरीदाबाद वाला प्लॉट ना 7 लाख में बेच दिया। फरीदाबाद वाला प्लॉट कितने में मिला था उसको, 5 लाख रुपए की एसडीवी तो उसको फ्री में मिला हुआ था। फरीदाबाद वाला प्लॉट उसको 5 लाख रुपए में फ्री में मिला हुआ था। एक बात बताओ, अगर फ्री में उसको मिला हुआ है, अगर उसको फ्री में मिला हुआ है, तो सर उसने तो लेकिन 5 लाख पे टैक्स भर दिया ना।
भले फ्री में क्यों ना मिला हुआ, लेकिन सर उसने 5 लाख पे टैक्स भर दिया था ना। सर अगर उसने 5 लाख पे टैक्स भर दिया है उसने उस केस में, तो 7 लाख रुपए को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ले लो, और सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 5 लाख ले लो, सर 2 लाख रुपए मेरे लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ जाएगा इसमें। यानी मेरा अगर टोटल मेरे से आंसर पूछोगे सर आईएफओएस में कितनी इनकम टैक्सेबल होगी, सर ये 7500, एक सेकंड टोटल कर लेते हैं, 8 लाख 9,35,000 रुपए मेरी टैक्सेबल हो जाएगी यहाँ पे। 9,35,000 रुपए यहाँ टैक्सेबल हो जाएगी, और 2 लाख रुपए मेरी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में क्या टैक्सेबल हो जाएगी। यही मेरा आंसर होने वाला है। एक बार आप चेक करो, 9,35,000 और 2 लाख रुपए सीधे सीधे आंसर है, बिना किसी दिक्कत के। सिंपल सा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को भी आप चाहो तो छोड़ सकते हो, अगर आप देखना चाहो तो एक बार देख भी सकते हो। इस क्वेश्चन में कोई भी टेक्निकलिटी, कोई भी मुश्किल नहीं है। ठीक हो गई ये बात? ओके सर, कोई भी दिक्कत नहीं, बिल्कुल मजा आ रहा है ऐसे क्वेश्चन आंसर करने में। मैं मजा दिलाने के लिए आया हूँ, पता तुमको, ताकि तुम्हारे क्वेश्चन आंसर का टेंशन ना बिल्कुल मेरे सर पे आ जाए, और आप आगे बिल्कुल बिना किसी टेंशन के आगे बढ़ जाओ। आगे क्या बोल रहा है सुनना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बात करता है? डिस्कस द टैक्सेबिलिटी और अदरवाइज ऑफ द फॉलोइंग इन द हैंड्स ऑफ द रेसिपिएंट अंडर सेक्शन 56(2)10 56(2)10 में टैक्सेबिलिटी बतानी ऑफ द फॉलोइंग इन द इनकम टैक्स। अखिल एचयूएफ में 75,000 रुपए कैश मिले फ्रॉम नीस ऑफ द अखिल। अखिल एचयूएफ है, एचयूएफ है सर। अखिल एचयूएफ में अखिल जो मिस्टर अखिल है ना, अखिल, उसकी नीस यानी उसकी सिस्टर, सिस्टर की डॉटर से सर कितना मिला हुआ है? 75,000 रुपीज कैश मिला हुआ है। एक बात तो एचयूएफ के लिए उसके मेंबर कौन कौन से होते हैं? एचयूएफ के लिए उसके मेंबर तो सिर्फ एचयूएफ के लिए जितने मेंबर्स है वही रिलेटिव्स होते हैं। उसकी सिस्टर रिलेटिव हो सकती है सर, लेकिन सिस्टर की डॉटर रिलेटिव नहीं होती कभी भी सर। सिस्टर की डॉटर एक एचयूएफ के लिए रिलेटिव नहीं होती, इसलिए जो भी पैसे मिले हुए हैं ना सर 75,000 ये टैक्सेबल हो जाएगा। आंसर चेक करो, टैक्सेबल ही मिलने वाला है। निताशा इज अ मेंबर ऑफ हर फादर्स एचयूएफ। निताशा अपने पापा के एचयूएफ की मेंबर है। उसने हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर की एचयूएफ को बिना कंसिडरेशन के। सर एचयूएफ है मेंबर, फैमिली मेंबर है, फैमिली मेंबर के अंदर कोई भी आप गिफ्ट करो एग्जेम्प्ट हो जाता है सर, उसको एग्जेम्प्ट करा देंगे। इट इज नॉन टैक्सेबल, मैं सीधे सीधे नॉन टैक्सेबल लिख दूंगा। उसके अलावा तीसरा पॉइंट क्या कहता है? मिस्टर अक्षत रिसीव्ड 100 शेयर्स फ्रॉम हिज फ्रेंड एज अ गिफ्ट ऑन हिज 25th वेडिंग एनिवर्सरी, जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 100 रुपए की है। उसको 100 शेयर मिले हुए हैं जिसकी वर्थ 100 रुपए की, 10,000 रुपए उसको मिले हुए हैं। मूवेबल प्रॉपर्टी की कीमत कितनी है? 10,000 रुपए की मूवेबल प्रॉपर्टी कीमत है। प्लस उसको ज्वेलरी मिली है कितने की? 45,000 रुपीज की फ्रॉम हिज नेफ्यू, 45,000 की। यानी उसको मूवेबल प्रॉपर्टी कितनी मिल रही है? मूवेबल प्रॉपर्टी 10,000 रुपए की, प्लस कैश कितना मिल रहा है उसको? ज्वेलरी मिले सर। मूवेबल प्रॉपर्टी कितनी? 55,000 की उसको मिल रही है सर। क्या ये 50,000 ज्यादा का है? एग्रीगेट में अगर ये 50,000 ज्यादा का है ना सर, पूरा पूरा टैक्सेबल हो जाएगा सर। इसको पूरा पूरा टैक्सेबल अपने को कराना पड़ जाएगा। लास्ट में कहता है किशन किशन एचयूएफ गिफ्टेड अ कार टू सन ऑफ द कर्ता। सर कर्ता के बेटे को दिया है सर, वैसे ही फैमिली मेंबर में आ जाता है, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। दूसरी चीज, कार तो वैसे मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है सर, वैसे भी टैक्सेबल नहीं होगा सर। ये हर केस में नॉन टैक्सेबल होने वाला है, कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 पे थोड़ा सा अटेंशन लाओ, थोड़ा सा अटेंशन लाओ। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा। इसको जो भी बोल रहा है ना क्वेश्चन में, इसको एक बार प्लॉटिंग करता चलूंगा, ठीक है? इसको इसको प्लॉटिंग करता चलूंगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है सुनना ध्यान से। मिस्टर हरी इज अ प्रॉपर्टी डीलर एंड सोल्ड द बिल्डिंग इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस टू हिज फ्रेंड मिस्टर राजेश। ये हरी है, हरी का काम ना प्रॉपर्टी डीलिंग है, उसने बिल्डिंग सेल की है मिस्टर राजेश को। हु इज अ डीलर इन ऑटोमोबाइल पार्ट, यानी इसका ना ऑटोमोबाइल पार्ट का बिजनेस है, ऑटोमोबाइल पार्ट का। 90 लाख रुपए में दिया हुआ है प्रॉपर्टी, 90 लाख रुपए में। ऑन 1/4/2021 when स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वॉज एक एक 1.5 लाख रुपए, 150। सर एसडीवी रजिस्ट्रेशन की डेट की कितनी है? सर 150 लाख की है। एग्रीमेंट वॉज हाउएवर एंटर्ड इनटू सर 1/9/2023 को, 1/9/2023 को ना एग्रीमेंट हो गया था। सर एग्रीमेंट की डेट की एसडीवी कितनी है? 140 लाख है, 140 लाख की एसडीवी है। यानी रजिस्ट्रेशन की डेट की एसडीवी सर 150, सर एग्रीमेंट की डेट की एसडीवी कितनी है? 140। सर कौन सी वाली लेंगे हमको देखना पड़ेगा। क्या एग्रीमेंट के टाइम पे उसने अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से पेमेंट कर दिया था तो एग्रीमेंट की ले लेंगे, अदरवाइज रजिस्ट्रेशन की ले लेंगे। क्या कह रहा है? हरी हैज रिसीव्ड डाउन पेमेंट, 15 लाख रुपए डाउन पेमेंट मिल गया है सर, क्रॉस चेक से मिला है सर। क्रॉस चेक इज एज गुड एज कैश। अगर क्रॉस चेक से मिल रहा है ना, तो सर हम एग्रीमेंट पे डेट पे कोई भी पेमेंट नहीं मानेंगे, हम मानेंगे एसडीवी कौन सी? रजिस्ट्रेशन वाली हमारी फाइनल है। हमारी एग्रीमेंट वाली एसडीवी बिल्कुल इररिलेवेंट है। क्या कह रहा है? डिस्कस द टैक्स ट्रीटमेंट इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर हरी एंड मिस्टर राजेश इफ हरी हैज परचेज द बिल्डिंग। सर हरी ने कितने में खरीदी हुई थी बिल्डिंग? 75 लाख में परचेज की हुई थी। 12 जुलाई 2022 को खरीदी हुई है, 12 जुलाई 2022 को खरीदी है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वुड योर आंसर चेंज अगर हरी स्टॉक ब्रोकर के हो जाए, शेयर ब्रोकर हो जाता है इंस्टेड ऑफ प्रॉपर्टी डीलर? एक बात बताओ, मिस्टर हरी है,
मिस्टर हरि प्रॉपर्टी डीलर है। मिस्टर हरि का बिजनेस क्या है सर? प्रॉपर्टी डीलिंग करना, यानी इसके लिए स्टॉक इन ट्रेड हो गया। स्टॉक इन ट्रेड जब कभी बेचते हैं हम, स्टॉक इन ट्रेड जब कभी बेचते हैं सर, अगर स्टॉक इन ट्रेड को हम इनएडिक्वेट कंसिडरेशन बेचते हैं तो एक सेक्शन बीच में आ जाती है 43 CA। 43 CA कहती है ना, अगर एसडीवी इज ग्रेटर देन 110% ऑफ कंसिडरेशन, तो फिर जो भी आपकी कंसिडरेशन है ना सर, वो इररिलेवेंट बन जाएगी, एसडीवी कंसिडरेशन बन जाएगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, एसडीवी कितनी है, 150 लाख है, कंसिडरेशन कितनी है, 90 लाख रुपए है। सीधी सीधी बात है, एसडीवी इज ग्रेटर देन 110% ऑफ कंसिडरेशन, यानी इसके लिए सेल्स वैल्यू क्या बनेगी, सेल्स वैल्यू 150 लाख बन जाएगी। मिस्टर हरी के लिए सेल्स वैल्यू 150 लाख बन जाएगी। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी बनेगी, सीधे सीधे 75 लाख बनेगी। इसके लिए ना सर पीजीबीपी का गेन हो जाएगा, पीजीबीपी का गेन हो जाएगा 75 लाख रुपीज का, पीजीबीपी का गेन हो जाएगा। इस पॉइंट में कोई दो राय है ही नहीं, पीजीबीपी का गेन बनने वाला है इसका। मिस्टर राजेश के हाथ में सोचो, मिस्टर राजेश के हाथ में क्या हो रहा है, मिस्टर राजेश के हाथ में ना उसको गिफ्ट मिल रहा है। उसने प्रॉपर्टी खरीदी कितने में, 90 लाख रुपए में खरीदी है, 90 लाख में खरीदी है। लेकिन प्रॉपर्टी की एसडीवी कितनी है, प्रॉपर्टी की एसडीवी 150 लाख है, 150 लाख है। सर क्या मैं कह सकता हूँ कि सर एसडीवी इज ग्रेटर देन 110% ऑफ कंसिडरेशन? हेल यस। उसने 1.5 लाख रुपए की, 150 लाख की एसडीवी वाली प्रॉपर्टी खरीदी 90 लाख में, यानी ग्रेटर देन 110% तो है ही ना। उसके अलावा तीसरी चीज, दूसरी चीज उसने क्या बोला कि एसडीवी माइनस कंसिडरेशन ग्रेटर देन 50,000 है क्या? यस सर, 50,000 से ज्यादा का है। यानी इसके हाथ में ना सेक्शन 56 टू 10 में सर जितना भी एसडीवी माइनस कंसिडरेशन का डिफरेंस है ना 60 लाख रुपए का, सर ये आईएफओएस हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। क्या ये आपको समझ में आ गया? आईएफओएस हेड में ही टैक्सेबल हो जाएगा 60 लाख रुपए वाला। एक चीज का और ध्यान, इसका और ध्यान देना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे, अगर हरी ना शेयर ब्रोकर होता इंस्टेड ऑफ प्रॉपर्टी डीलर, अगर हरी शेयर ब्रोकर होता प्रॉपर्टी डीलर, तो सर क्या करते हैं सर, अगर शेयर ब्रोकर होता यानी उसके लिए वो कैपिटल एसेट बन जाती प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट बन जाती सर, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन तो सेम ही मानते हैं हम, सेक्शन 50C बीच में आ जाती, यहाँ 43C लगती है, यहाँ 50C लगने वाली, 50C भी सेम बातें कहती है, हमारे लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन सेम 150 लाख हो जाती, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी होती, 75 लाख ही लेते। क्यों? क्योंकि हमारा पीरियड ऑफ होल्डिंग 2 साल से कम का है, कोई इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलने वाला, हमारा सेम प्रॉफिट आता, बस दिक्कत ये है कि पीजीबीपी के बदले कैपिटल गेन हेड में क्या प्रॉफिट आता, इतना फर्क पड़ता। और एक बात बताओ, क्या मिस्टर राजेश के लिए फर्क पड़ता? क्या मिस्टर राजेश को कोई फर्क पड़ता? ना बाबा ना, मिस्टर राजेश को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए सेम टू सेम 60 लाख रुपए ना उसके आईएफओ सेट में टैक्सेबल होने वाले हैं। यही आंसर आपको मिलने वाला है। एक बार आंसर को रीड करते हैं, क्या कह रहा है आंसर, एक बार रीड करो। टैक्स implication क्या कह रहा है, इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर हरी द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 43 CA वुड बी अट्रैक्टेड सिंस द बिल्डिंग रिप्रेजेंट्स द स्टॉक इन ट्रेड एंड हैज बीन ट्रांसफर्ड फॉर द लेसर देन कंसिडरेशन। फिर लास्ट में कहते हैं 75 लाख रुपीस पीजीबी में जाएगा, क्योंकि सर क्योंकि 110% से ज्यादा है कंसिडरेशन का। सर राजेश के हाथ में क्या कह रहा है, राजेश के हाथ में सीधे सीधे ना, सीधे सीधे 60 लाख रुपीस उसने टैक्स में लगा दिया। अगर हरी शेयर ब्रोकर होता, अगर हरी शेयर ब्रोकर होता इंस्टेड ऑफ प्रॉपर्टी डीलर, सर सेम 75 लाख रुपीस जो डिफरेंस है ना वो टैक्सेबल होता, लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आ जाता। लेकिन राजेश के हाथ में क्या ट्रीटमेंट होगा, राजेश के हाथ में देयर विल बी नो डिफरेंस इन दी टैक्सेबिलिटी, 60 लाख रुपए सेम टू सेम आईएफओएस हेड में सेक्शन 56 टू 10 में उसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन आपको कंसेप्ट क्लिक करना चाहिए। अगर कंसेप्ट क्लिक नहीं करता तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनने वाला। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, डीम डिविडेंड क्या बोल रहा है। Parimal, managing director of Heaven Engineers Private Limited, holds 70% of the paid up share capital of 20 लाख रुपीस। क्या बोला मैंने, परिमल है, एक मैनेजिंग डायरेक्टर है किसका, हेवन इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड का, इसकी 70% होल्डिंग रखता है। पेड अप शेयर कैपिटल कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता। जनरल रिजर्व में 6 लाख रुपए तक के है, ठीक है। द कंपनी ऑन 1/4/2023 गिव एन इंटरेस्ट फ्री लोन ऑन ऑफ 5 लाख रुपीज। सर 5 लाख रुपए का लोन दिया, किसको, सुपरवाइजर को दिया। सर इसने हेवन इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड ने एक सुपरवाइजर को अपने लोन दिया, कितना, 5 लाख रुपए का लोन दिया। उसकी सैलरी कितनी है सर, 4,000 पर मंथ है, यानी साल भर की सैलरी 48,000, यानी लोन 10 साल की सैलरी के बराबर दे दिया गया, लोन 10 साल की सैलरी के बराबर दिया। फिर क्या में, फिर बाद में क्या बोल रहा है सर, 4,000 की सैलरी हु इंटर्न सर 15 तारीख को नहीं 5 लाख का लोन, ना सीधे सीधे 5 लाख का लोन सीधे सीधे इसने मिस्टर परिमल को दे दिया, मिस्टर परिमल को दे दिया। असेसिंग ऑफिसर ने बोला कि जो एडवांस दिया हुआ है ना इसको डीम डिविडेंड मानो। एक बात बताओ, डीम डिविडेंड डेफिनेशन में अगर आप कोई ऐसे पर्सन को लोन लोन दे रही कंपनी जो 10% ज्यादा होल्ड करता है, तो सर वो डीम डिविडेंड मानो। या फिर किसी ऐसे पर्सन को लोन जो जिसमें वो 10% वाला शेयर होल्डर सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड है, या फिर किसी ऐसी पर्सन को कंपनी लोन दे रही है जो ना आगे चल के उसको दे देगा, शेयर होल्डर को दे देगा, यानी उस केस में डीम डिविडेंड मान लिया जाएगा। यानी इस केस में सुपरवाइजर को लोन दिया हुआ है ना, ये ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर परिमल दिया गया, इसलिए इसको डीम डिविडेंड मानना पड़ेगा, इसमें कोई भी एग्जाम्पशन नहीं मिलने वाली है अपने को। सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपको एक बात बताऊं, आपको चलो ये बात नहीं पता था, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, अगले वाले क्वेश्चन में आपको मजा आ जाएगा, बिल्कुल अगले वाला क्वेश्चन सुन के मजा आ जाएगा। मिस्टर संथानम
holding 25% voting power in VKS Manufacturing Private Limited, permitted his own land to be mortgaged to bank for enabling the company to obtain loan. Mr. Sandhanam requested the company to release the property from the mortgage. Company failed to do so, but retaining the benefit of the bank loan, it gave advance of rupees 10 lakh rupees to Mr. Santhanam, which was authorized by the resolution passed by the board of the directors. Company's accumulated profit कितना है? 50 लाख रुपए का है. The assessing officer proposed that जो 10 लाख रुपए का लोन दिया हुआ है ना सर, उसको डीम डिविडेंड मानो, एज पर सेक्शन 222 ई में डीम डिविडेंड मानो. सर क्या एओ का कंटेंशन सही है? इस पॉइंट को समझना. मिस्टर संथानम के पास एक प्रॉपर्टी थी और उसकी कंपनी थी. सर कौन सी कंपनी थी? वीकेएस मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड. मिस्टर संथानम ने अपनी प्रॉपर्टी इस कंपनी को दी, ये बोल के कि यार ये कंपनी को इस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके तुम लोन ले लो, इस प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके लोन ले लो. सर लेकिन बीच में ना संथानम को अपनी प्रॉपर्टी वापस चाहिए थी, उसने वापस मांगी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी वापस मांगी, कंपनी नहीं दे पा रही है. कंपनी ने प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर रखी है, कंपनी नहीं दे पा रही प्रॉपर्टी को. कंपनी ने क्या किया? लोन का कुछ हिस्सा इसको वापस कर दिया. कायदे से अगर आप इन सब्सटेंस ट्रांजैक्शन को देखोगे, अल्टीमेटली बैंक के पास संधानम ने प्रॉपर्टी रखी और वापस लोन ले लिया, लेकिन ट्रांजैक्शन रूट किससे हो रहा है? कंपनी से रूट हो रहा है. अब एक बात और, डीम डिविडेंड की डेफिनेशन में क्या होता है? सर अगर कोई कंपनी ने किसी पर्सन को लोन दे रही है सर 10% ज्यादा का, या एडवांस से 10% ज्यादा के शेयर होल्डर को, या फिर किसी ऐसे पर्सन को लोन दे रही है जिसमें ये 10% वाला शेयर होल्डर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड है, या फिर किसी ऐसे पर्सन को लोन दे रही है जो कि ऑन बिहाफ ऑफ दिस 10% शेयर होल्डर रिसीव कर रहा है, सर इस केस में डीम डिविडेंड मानते हैं. लेकिन 3 केसेस में हम डीम डिविडेंड नहीं मानते. सर कौन से 3 केसेस हमने पढ़े हुए हैं? पहला केस बोला था सर ट्रेड एंड कमर्शियल नेचर का होना चाहिए. दूसरा हमने क्या पढ़ा हुआ था? हमने पढ़ा हुआ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर आप कोई एडवांस दे रहे हो शेयर होल्डर को. और तीसरा कहता है किसी ऐसे शेयर होल्डर को आप एडवांस दे रहे हो जिससे आप सर्विसेज लेने वाले हो. यहाँ पे क्या हो रहा है? हमने उस शेयर होल्डर से सर्विसेज ले रखी है सर, प्रॉपर्टी ले रखी है सर्विसेज में. सर इस केस में ना हमारा क्या होगा? ये ट्रांजेक्शन डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा. इसके लिए भी एक केस लॉ दिया हुआ है. मोस्ट प्रोबेबली ना आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे डीम डिविडेंड के, चारों में अलग अलग केस लॉ है. आपको केस लॉ नहीं याद करने हैं. आपको इस चीज का ध्यान देना है कि पेपर में अगर आ रहा है कोई क्वेश्चन ना, आप केस लॉ भले मत लिख के आओ. 4 नंबर का क्वेश्चन होगा ना, आपको 3 दे देगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप 3 नंबर लेके खुश हो जाना. केस लॉ याद करने बैठोगे बाकी चीज छूट जाएंगी. तो ये बात अपनी क्लियर हो गई, इसको डन किया. इसमें एक बहुत शानदार चीज आपको बता रहा हूँ. ये सेम क्वेश्चन, सेम नहीं बोलूंगा, सिमिलर क्वेश्चन है ना, सिमिलर क्वेश्चन सर मई 24 में आया हुआ है ये फाइनल डिटी में. क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए का सेकंड पार्ट, सीधे सीधे 4 नंबर का पूछा गया है ये क्वेश्चन, और आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ. क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8? An enterprise engaged in manufacturing of steel balls discontinued its activities and decided to lease out its factory building, plant and machinery, furniture from 1/4/2023. The consolidated rent is 50,000 रुपए पर मंथ. ठीक है, और उसके अलावा इनकम बताओ. एक कंपनी थी, कंपनी काम कर रही थी क्या? नॉर्मल बिजनेस कर रही थी. नॉर्मल बिजनेस ने बंद कर दिया. फिर जो भी उसके पास प्रॉपर्टी, प्लांट एंड मशीनरी या फिर फर्नीचर पड़ा हुआ था ना, वो उसने रेंट पे दे दिया. उस पर रेंट कितना मिल रहा है सर? रेंट रिसीव कितना था? 50,000 रुपए पर मंथ था. सर 50,000 पर मंथ 12 मंथ के हिसाब से 6 लाख रुपीज का रेंट बनता है. एक बात बताओ, प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर पे जो रेंट रहता है वो आईएफओ सेट में टैक्सेबल हो जाता है, तो ये आईएफओ सेट में चला जाएगा. सर इसमें कुछ डिडक्शंस मिलते हैं अपने को. एक बात बताओ, इधर इधर ध्यान से, इसमें डिडक्शंस मिलते हैं. सर क्या डिडक्शंस मिलते हैं ना, उसको सुनना ध्यान से. सर इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम डिपॉजिट्स. सर इंटरेस्ट की एक और इनकम है, इंटरेस्ट की भी एक और इनकम है. कितने रुपए की इंटरेस्ट की इनकम है सर? 1,000 रुपए की इंटरेस्ट इनकम, 1 लाख रुपए की इंटरेस्ट इनकम. अब इसमें खर्चे देखते हैं कौन कौन से किए हुए हैं. सर ब्रोकरेज पेड ऑन हुंडी लोन टेकन. सर ये जो लोन पे इंटरेस्ट मिल रहा है ना, लोन पे इंटरेस्ट मिल रहा है ना, इस इंटरेस्ट को कमाने के लिए 2,000 रुपए की ब्रोकरेज पे की हुई है, तो इस ब्रोकरेज का ना 2,000 रुपए का डिडक्शन मिल जाएगा सेक्शन 57 में. इंटरेस्ट पेड ऑन हुंडी एंड अदर लोन्स विच वर गिवन ऑन डिपॉजिट. सर इस लोन का इंटरेस्ट कमाने के लिए, 1 लाख का इंटरेस्ट कमाने के लिए ना अपने को सर 75,000 रुपीज का इंटरेस्ट पे भी किया है. सर 75,000 का डिडक्शन मिल जाएगा. लेकिन एक सेकंड के लिए रुको, नीचे एक एडजस्टमेंट दिया हुआ, उसको देखने के बाद करते हैं इसको. यहाँ पे 75,000 मैं लिख रहा हूँ. एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन रिपेयर्स ऑफ द बिल्डिंग. सर जितना भी रिपेयर्स ऑफ द बिल्डिंग का खर्चा है सर, ये सेक्शन 57 में डिडक्शन मिल जाएगा रिपेयर्स का. 57 में रिपेयर्स. उसके अलावा फायर इंश्योरेंस भरा हुआ है प्लांट एंड मशीनरी का, सर इसका भी डिडक्शन मिल जाएगा. इसका भी डिडक्शन मिल जाएगा फायर इंश्योरेंस का. इसके अलावा कह रहा है डेप्रिसिएशन जो है ना सर, डेप्रिसिएशन मिल जाएगा सेक्शन 57 में. 1,47,500 का डेप्रिसिएशन मिल जाएगा. लीगल फीस भरी है सर, फैक्ट्री का लाइसेंस पे किया हुआ है सर 1,500, 1,000 रुपए, इसका भी डिडक्शन मिल जाएगा अपने को, इसकी भी कोई दिक्कत नहीं है. लास्ट में कहता है अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, पुराने सालों का अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है सर, वो भी ले लो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है यार, कोई मना थोड़ी कर रहा है तुमको, सब ले लो, सबका डिडक्शन ले लो. लास्ट में कहता है इंटरेस्ट पेड जो किया हुआ ना 75,000 का, इसमें 25,000 रुपए का ऐसा इंटरेस्ट है
जो आपने एक नॉन रेसिडेंट को पे किया हुआ उस पर टीडीएस नहीं काटा। इंटरेस्ट पे किया हुआ आपने नॉन रेसिडेंट को, लेकिन उस पे टीडीएस नहीं काटा। सर वो 57 में अलाउ नहीं होता, इसलिए आप मेरे को ना 57 का डिडक्शन नहीं मिलेगा, 25,000 का डिडक्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 50,000 का डिडक्शन मिलेगा। यानी टोटल इंटरेस्ट इनकम जो टैक्सेबल होगी वो कितनी होगी सर? 48,000 की इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। और एक बार इसको चेक करना कितना आ रहा है, इसको चेक करना एक बार कितना आ रहा है, एक बार इसको चेक करना। 6 लाख में से माइनस 15,000 माइनस 12,000 माइनस 147,500 माइनस 2500 माइनस 275, 1,48,000 रुपए की अदर सोर्सेज की इनकम टैक्सेबल हो जाएगी, रेंटल इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। आंसर चेक करो, 1,48,000 सेम टू सेम आंसर मिलेगा आपको, 28,000 का भी सेम टू 48,000 का सेम टू सेम आंसर मिल जाएगा। कोई दिक्कत है क्या इसमें? इस क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। मिस्टर परवेज, सुनना ध्यान से, मिस्टर परवेज एम्प्लॉयड इन मार्केटिंग इज अ मार्केटिंग मैनेजर इन अ फार्मा कंपनी। मिस्टर परवेज ना मार्केटिंग मैनेजर एक फार्मा कंपनी का। रिसीव्ड मारुति कार एज अ गिफ्ट फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूटर of the company. The value of gift is na is the value of gift is estimated of 2.5 लाख रुपीस। इज दिस कार इनकम टैक्सेबल? एक बात बताओ, एम्प्लॉय है वो, ठीक है, मिस्टर परवेज इज एन एम्प्लॉय, लेकिन उसको गिफ्ट किससे मिल रहा है? किसी दूसरी कंपनी से गिफ्ट मिल रहा है, दूसरी कंपनी से गिफ्ट मिल रहा है। क्या एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशन से मिल रहा है? क्या बिजनेस रिलेशन से मिल रहा है? क्या आईएफओ टैक्स हेड से मिल रहा है? एक बार ध्यान से इसको समझना, इसको ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना है इसको। Mr. Parvez is an employee of pharma company, receives a car from the distributor of the company. There is no employee-employee relationship. सर अगर किसी दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर से मिल रही ना कार, मैं एम्प्लॉय हूँ एक कंपनी का, मेरे को एम्प्लॉयर मेरे को गिफ्ट नहीं दे रहा, लेकिन कोई दूसरी कंपनी का एम्प्लॉयर मेरे को दे रहा है ना गिफ्ट, सर वो किस हेड में टैक्सेबल होगा? सर एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशन नहीं है तो हम इस केस में सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं कराएंगे, देयरफॉर जो परक्विजिट है ना सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। 56(2)(10) brings within its scope the scope of gift any received by any person. For this purpose, property means immovable property being land, building, or any other shares, securities, jewelries, archaeological collections, drawings, paintings, or any other bullion. Therefore, for the purpose of attracting section 56(2)(10) chargeability under the head IFOS, सर उसके लिए प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आना चाहिए कार इज नॉट द प्रॉपर्टी, इसलिए कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। समझे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जितनी बार करोगे ना उतनी बार गलत होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। इस पे आप स्टार मार्क करो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आपको देख के जाना है जब भी आप देखोगे इसको। मिस्टर परवेज ना एक एम्प्लॉई है, लेकिन उसको कार किससे मिल रही है? किसी थर्ड पार्टी से मिल रही है। सर एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशन के कारण मिल रही है क्या? ना बाबा ना, एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशन नहीं तो सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं होगा। सर पीजीबीपी हेड में हो सकता है क्या? सर मैं बिजनेस तो कर नहीं रहा है, पर मिस्टर परवेज तो पीजीबीपी हेड में भी नहीं होगा। सर आईएफओएस में करवा सकते हैं। सर आईएफओएस में हमने पढ़ा हुआ है कि अगर गिफ्ट मिल रहा है, सर गिफ्ट अगर मूवेबल प्रॉपर्टी का मिल रहा है ना तो ही टैक्सेबल होगा। सर मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में क्या क्या आता है? सर शेयर, सिक्योरिटीज, ज्वेलरीज, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, एनी अदर फॉर्म ऑफ आर्ट, ड्राइंग्स, बुलियंस एंड एनी अदर फॉर्म ऑफ आर्ट, ये सब आ जाता है। अपना वर्चुअल डिजिटल एसेट ये सब आ जाते हैं। सर ये सब चीजें नहीं है ना यहाँ पे, कार है ना, कार तो मूवेबल एसेट की डेफिनेशन में नहीं आता। तो जो भी गिफ्ट मिल रहा है ना, इट शैल बी कंप्लीटली एग्जेम्प्ट। इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क करके रखोगे। ठीक है, क्या कह रहा है आगे? मिस्टर एक्स ट्रांसफर्ड हिज रेसिडेंशियल हाउस टू मिस्टर वाई, कितना का? 10 लाख रुपए का ट्रांसफर किया है ऑन 1 अप्रैल 2023। द वैल्यू ऑफ द सेड हाउस एज पर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज 16 लाख रुपीस। अरे बाबा, मिस्टर एक्स के हाथ में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितनी बनेगी? सीधे सीधे 16 लाख बनेगी। 10 लाख को काटा मार के 16 लाख बना दो। एक्स इज अ चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफ मिस्टर वाई, ठीक है। मिस्टर एक्स गिफ्टेड अ प्लॉट ऑफ लैंड परचेज बाय हिम टू मिस्टर वाई 1 जुलाई को। द वैल्यू ऑफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इतनी है। ये भी गिफ्ट कर दिया सर, इसमें फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितनी लूंगा सर? इसमें भी 8 लूंगा सर। भले गिफ्ट दे दिया सर, गिफ्ट दे दिया तो एग्जाम ट्रांसफर हो जाएगा दोस्त, गिफ्ट दे दिया तो एग्जाम ट्रांसफर हो जाएगा। इस केस में कोई भी टैक्स नहीं लगेगा हमारे लिए। जो सेट जो गिफ्ट देने वाले ना उसके हाथ में तो एग्जाम ट्रांसफर है सर। जो इनएडिक्वेट कंसिडरेशन पे लेते हैं ना उसपे हम कैपिटल गेन कैलकुलेट करेंगे, लेकिन जो हमने गिफ्ट में दे दिया उस पर कैपिटल गेन कैलकुलेट नहीं करने वाले। फिर कह रहे वाई ने सोल्ड कर दिया सर, 1/4/24 को 25 लाख में बेच दिया। मुझे बताओ सबके हाथ में किसके हाथ में क्या कैसे टैक्सेबिलिटी आ जाएगी, ये बता दो मेरे को। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये भी बता देंगे। मिस्टर एक्स के हाथ में क्या टैक्सेबिलिटी आ रही है इसको देखना पहले। मिस्टर एक्स के हाथ में क्या टैक्सेबिलिटी आ रही है से पूछ रहे कंप्यूट। वाई के हाथ में बताओ यार, एक्स के हाथ में तो पूछ ही नहीं रहा हमसे, हमसे वाई के हाथ में पूछ रहा है। एक बार देखो वाई के हाथ में क्या होगा। मिस्टर वाई में क्या आएगा? मिस्टर वाई ने क्या किया हुआ है सर? 15 लाख रुपए में प्रॉपर्टी बेची हुई है। 15 लाख में उसने प्रॉपर्टी बेची हुई है, ठीक है। सर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा उसका? 15 लाख में अगर उसने प्रॉपर्टी बेची हुई तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? सर 8 लाख रुपए पे उसने एसडीवी में आईएफओएस में टैक्स भर दिया होगा। एक बात मेरे को बताओ, 8 लाख रुपए उसने आईएफओएस में टैक्स भर दिया होगा, तो 8 लाख रुपए इसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन गिन लो, यानी 7 लाख रुपए का मेरा कैपिटल गेन लग जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और 8 लाख रुपए आईएफओएस में टैक्स हो जाएगा क्योंकि उसको फ्री में मिला हुआ था।
ऑल्सो सर 10 लाख का प्लॉट 16 लाख का प्लॉट उसको 10 लाख मिला तो 6 लाख रुपए और आईएफओ सेट में टैक्सेबल होगा, यानी 14 लाख रुपीज आईएफओ सेट में टैक्सेबल होंगे, 7 लाख उसका हाउस प्रॉपर्टी कैपिटल गेन में टैक्सेबल हो जाएगा। सर इसके हाथ में इतनी इतनी इनकम ऐसे ऐसे टैक्सेबल हो जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें अगर हमसे एक्स का पूछता तो हम थोड़ा सा और ज्ञान देते उसको, लेकिन उसने हमसे एक्स का पूछा ही नहीं, हमने ऐसे ही बता दिया। कोई दिक्कत नहीं, आ गया हो। सुनना ध्यान से। Mr. M is an individual of 70 years of age. He is sitting member of State Legislative Assembly of Karnataka, sir. State Legislative Assembly of Karnataka, sir. MP, MLA जो भी मिलती है ना उनको सैलरी, जो भी पैसे मिलते हैं ना सर, वो अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाते हैं। सेकंड चीज, एक और चीज हमने पढ़ी थी, उनको जो भी डेली अलाउंस मिलता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस मिलता है ना सर, वो एग्जाम्प्ट हो जाता है। ठीक है। बेसिक पे तो टैक्सेबल होगा उनके लिए, बेसिक पे तो पूरी तरह से टैक्सेबल होगा 16,000 के हिसाब से। ठीक है। उसके अलावा सर कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस ये पूरा एग्जाम्प्ट हो जाता है, इसको आपको इग्नोर करना है। टेलीफोन अलाउंस को टैक्सेबल करवाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी अलाउंस को हम टैक्सेबल कराएंगे, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी अलाउंस मिल कितना रहा है एक बार कैलकुलेट करो ना, 16,000 इंटू 12 कितना मिल रहा है, ये 1,92,000 मिल रहा है। उसके अलावा 4,000 इंटू 12 48,000 का ये मिल रहा है, और जून से मिल रहा है यानी 3,000 इंटू 10 यानी 30,000 रुपीज का ये इलेक्ट्रिसिटी अलाउंस मिल रहा है। उनके पास एक घर है दिल्ली में जो उन्होंने किराए पे दे रखा है 15 महीने और 15,000 पर महीने का, उनको 10 महीने की रेंट ही मिला है। The house has remained vacant for 2 months. The municipal taxes paid इतना है और इंटरेस्ट पेड 50,000 रुपए का है, जो भी उन्होंने पैसे बोरो कर रखे हैं। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैसे निकालेंगे? 15,000 रुपए की इनकम है, 10 महीने के लिए मिला हुआ है, यानी 1.5 लाख रुपए का रेंट मिला हुआ है। इसमें से हम म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस कर देंगे। म्यूनिसिपल टैक्सेस कितने माइनस करेंगे? म्यूनिसिपल टैक्सेस 12,000 के पे कर रखे हैं, माइनस कर देंगे, यानी 1,38,000 रुपीज का मेरे को टोटल नेट में रेंट मिल रहा है। इसमें से सर क्या माइनस करूंगा? 30% सीधे सीधे माइनस करते, स्टैंडर्ड डिडक्शन 138 का 30% माइनस कर देंगे 41,400 का। एक मिनट रुकिएगा सर, क्या दिक्कत आ रही है? म्यूनिसिपल टैक्सेस आर पेड बाय द टेनेंट सर, इन्होंने ओनर ने पे नहीं किए हुए हैं टेनेंट। म्यूनिसिपल टैक्सेस में ना ओनर ने नहीं पे किया हुआ सर, टेनेंट ने पे किया हुआ, तो सर टेनेंट को मिल जाएगा ना, इसको क्यों मिलेगा? सर इसको क्यों मिलेगा? जब इसने पे ही नहीं किया तो इसको क्यों मिलेगा? इसको हटा दो सीधे सीधे। इसके लिए जो नेट रेंट है ना सर, ये 1.5 लाख रुपए का सीधे सीधे बन जाएगा, 1.5 लाख का रेंट बन जाएगा। 30% का जो डिडक्शन है ना, 30% का डिडक्शन अपना, सर 30% का डिडक्शन कितना मिलेगा अपने को? अपने को सीधे से 45,000 का मिल जाएगा यहाँ पे। और इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड कितना मिलेगा इनको? सीधे सीधे 50,000 का बोरोड फंड का इंटरेस्ट मिल जाएगा। अगर मैं माइनस करता हूँ तो कितना हो जाता है? 1.5 लाख में से माइनस 45,000 माइनस 50,000, यानी 55,000 का मेरे में हाउस प्रॉपर्टी की इनकम टैक्सेबल हो जाती है। सर बाकी सैलरी की इनकम कितने हेड कितने टैक्सेबल होगी? 192 प्लस 48,000 प्लस 30,000, यानी 2,70,000 रुपीज से सैलरी की इनकम टैक्सेबल हो जाती है। एक बार चेक करते हैं आंसर क्या कह रहा है। 2,70,000 सैलरी की इनकम, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, टोटल 3,25,000 की इनकम, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। सर कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस को एग्जाम कर दिया गया है, एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशन नहीं, इसलिए अदर सोर्सेज में टैक्सेबल करा दिया है, हम सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं करा रहे। ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12, डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 56(2)(7)(b) यानी एंजल टैक्स के प्रोविजंस बताओ इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेयर्स इशूड बाय द फॉलोइंग क्लोजली हेल्ड कंपनी टू रेसिडेंट इंडियन। सर एंजल टैक्स के प्रोविजंस लगते भी किसमें? सिर्फ रेसिडेंट लगते हैं, नॉन रेसिडेंट तो वैसे भी नहीं लगते हैं। कंपनी कौन सी है सर? विन प्राइवेट लिमिटेड। कंसिडरेशन रिसीव्ड फॉर इशू ऑफ शेयर सर 370 रुपए मिली है। फेस वैल्यू कितनी है सर? 300 रुपए की है। फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है सर? एक बात बताओ मेरे को, 300 रुपए की फेस वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू 350 रुपए, और कंसिडरेशन कितना मिल रहा है सर? 370 मिल रहा है, यानी 20 रुपए एक्स्ट्रा मिला हुआ है पर शेयर का। 1 लाख शेयर में 20 रुपए के हिसाब से हमारा 20 लाख रुपए का हमारा इसमें एंजल टैक्स, 20 लाख रुपए पे एंजल टैक्स लग जाएगा। ठीक है। गेन प्राइवेट लिमिटेड में क्या हो रहा है सर? फेस वैल्यू 300 ही है, फेयर मार्केट वैल्यू 350 है, फेस वैल्यू इतना, फेयर मार्केट वैल्यू इतना, सर इशू प्राइस कम है ना, फेयर मार्केट वैल्यू से कम है ना इशू प्राइस, सर इस केस में कोई भी एंजल टैक्स नहीं आएगा, नो एंजल टैक्स यहाँ पे आएगा। ठीक है, ध्यान से सुनना है इसको। सर फेस वैल्यू कितनी? 300 रुपए अभी फिक्स है, फेस वैल्यू 300 रुपए अभी फिक्स है ना, इसमें एक चीज का ध्यान देना। सर फेयर मार्केट वैल्यू 280, इशू प्राइस कितना? इशू प्राइस कितना? 290 है। फेयर मार्केट वैल्यू 280, इशू प्राइस उससे ज्यादा है सर, इवन तो इशू प्राइस से ज्यादा है, लेकिन शेयर्स ना प्रीमियम पे लिस्टेड नहीं है सर। 300 रुपए की फेस वैल्यू ना सर, प्रीमियम में नहीं डिस्काउंट पे शेयर लिस्ट हुए हैं, इसलिए इस केस में भी ना नो एंजल टैक्स जाएगा, नो एंजल टैक्स। लास्ट में पॉइंट क्या बोल रहा है सर? फेस वैल्यू 300 ही है, एफएमवी सर 275 है, 275 की एफएमवी है, लेकिन इशू प्राइस बहुत ज्यादा है, यानी 4 लाख शेयर्स पे ना सीधे सीधे 35 रुपीज के हिसाब से टैक्स लग जाएगा। कितना टैक्स बनेगा 35 के हिसाब से? 1 करोड़ 1.4 सीआर का टैक्स बन जाएगा। एक बार आंसर चेक करो।
तो सीधे सीधे 140 लाख का टैक्स बन जाएगा। नो टैक्स, नो टैक्स, इसमें 20 लाख का टैक्स। बिल्कुल सेम आंसर मिलेगा जो मैंने बात की। डिफरेंस क्यों ही आएगा, सोचने वाली बात है, कोई दिक्कत नहीं। डिस्कस द टैक्सेबिलिटी ऑफ द अदरवाइज इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। क्या कह रहा है, मिस्टर ए परचेज 10 करोड़ की रूरल एग्रीकल्चर लैंड फ्रॉम मिस्टर बी एट द रेट ऑफ 2 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से। 2 लाख पर एकड़ के हिसाब से 10 एकड़ की लैंड खरीदी, यानी 20 लाख रुपए में लैंड खरीदी है। एसडीवी ऑफ द लैंड इज 3 लाख रुपए पर एकड़। एक बात बताओ मेरे को, एग्रीकल्चर लैंड में तो हम कोई वैसे भी एग्जाम ट्रांसफर होता है ना, एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट होता ही नहीं है। तो फिर इसमें अगर कैपिटल गेन वाले प्रोविजन नहीं लगने वाले, तो आईएफओएसटी प्रोविजन नहीं लगने वाले, तो इस केस में ना आप कुछ भी कर लो सर, ये एग्जाम ट्रांसफर हो जाता है। रूरल एग्रीकल्चर इज नॉट कैपिटल एसेट, ये हमको बाहर करना पड़ेगा इससे। मिस्टर ए received cash gift of rupees for 4.7 lakh rupees 75 lakh from Mr. B on occasion of 61st birthday। अरे यार, बर्थडे पे तुमको इतने पैसे देता कौन है आप, बर्थडे पे इतने पैसे देता कौन है। Which was celebrated like a marriage as per tradition and 25,000 from Mr. both C D from distant relative। एक बात बताओ, एक बात बताओ, मिस्टर सी, मिस्टर बी और सी से इसको कितने पैसे मिल रहे हैं, टोटल 5 लाख रुपए मिल रहे हैं। किस पे, बर्थडे मिल रहे हैं। बोला बर्थडे को ना मैरिज ट्रेडिशन की तरह मनाते हैं, बर्थडे को मैरिज ट्रेडिशन की तरह मनाते हैं। सर क्या फर्क पड़ता है, मैरिज तो नहीं है ना। सीधे सीधे 5 लाख रुपए टैक्सेबल बन जाएगा 56 to 10 में, कोई इसमें आर्ग्यूमेंट ही नहीं है। लास्ट में कहता है मिस्टर दिलीप कॉन्ट्रीब्यूटेड 2 लाख रुपीज टू ट्रस्ट क्रिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ द मैरिज डॉटर। सर अगर ट्रस्ट को कोई पैसे मिल रहा है ना, किससे, किसी रिलेटिव्स इंडिविजुअल से मिल रहा है, और वो ट्रस्ट क्रिएटेड किस चीज के लिए क्रिएटेड है, उस इंडिविजुअल के रिलेटिव के बेनिफिट के लिए, सर ये एग्जाम्प्ट बन जाता है। ये हमने आपको बता दिया हुआ है, इसमें कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं आती है। एक सेकंड रुकना, जस्ट एक सेकंड। नहीं 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 नहीं, डॉटर नहीं है सर, फ्रेंड की डॉटर है। वापस 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 आगे नहीं बढ़ना, एक सेकंड के लिए पीछे आओ। दिलीप ने डोनेट किए सर ट्रस्ट को। सर बेनिफिट किसका होना चाहिए, सर रिलेटिव का बेनिफिट होना चाहिए ना। यहाँ पे फ्रेंड की डॉटर का बेनिफिट है, मैंने डॉटर पढ़ लिया था सर, दोस्त फ्रेंड की डॉटर है, फ्रेंड की डॉटर आपकी कोई रिलेटिव नहीं होती सर। इसमें कोई ट्रस्ट को एग्जाम्पशन नहीं, इस ट्रस्ट को टैक्स देना पड़ेगा। 56 to 10 में कोई भी एक्सक्लूजन इसको नहीं मिला हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाओ। हरिनी राव रिसीव द फॉलोइंग गिफ्ट्स इन द प्रीवियस ईयर। इतने सारे गिफ्ट्स उसको मिले हुए हैं, हमको कोई गिफ्ट नहीं दे रहा है। 1.5 लाख रुपए क्लोज फ्रेंड से मिले, टैक्सेबल सीधे सीधे। ज्वेलरी 3 लाख रुपए फियांसे के मिले, सीधे सीधे टैक्सेबल। 51,000 ईच फ्रॉम हर टू फ्रेंड्स इन दी ओकेजन ऑफ मैरिज। सर मैरिज में मिला हुआ है ना, तो ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा। उसके अलावा 51,000 फ्रॉम हर फादर्स सिस्टर। एक बात बताओ, 51,000 फ्रॉम हर फादर सिस्टर, पापा की बहन यानी बुआ जी से पैसे मिले हुए, यानी एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ये भी एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ऊपर वाला एग्जाम्प्ट होगा। 21,000 फ्रॉम हर हस्बैंड्स फ्रेंड। सर हस्बैंड के फ्रेंड से मिला है, सर हस्बैंड के फ्रेंड से, हस्बैंड के फ्रेंड से टैक्सेबल होना चाहिए, लेकिन मैं चेक करूंगा सर 21,000 है ना, क्या कुछ और भी मिला हुआ है। सर 25,000 मिला हुआ है फ्रॉम हर फैमिली फ्रेंड। सर फैमिली फ्रेंड से मिला हुआ, तो ये भी 25,000 इंक्लूड हो जाएगा। प्लस सर 11,000 मिला हुआ ब्रदर की सास से। सर एक बात बताओ, मेरी सास कवर होती है सर, लेकिन मेरे ब्रदर की सास थोड़ी कवर होती है, यानी मेरे ब्रदर की सास को मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा इसमें। 75,000 फ्रॉम सिस्टर इन लॉ, हस्बैंड की सिस्टर से। सर अगर सिस्टर इन लॉ से अगर कुछ मिला हुआ है, सिस्टर इन लॉ से कुछ मिला हुआ है 75,000, तो ये मेरे लिए एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ये तो मेरे लिए रिलेटिव है। बस ये अपने को देखना है क्या तीनों का टोटल 50,000 ज्यादा जा रहा है। ये सर 50,000 ज्यादा जा रहा है, तो इन तीनों को भी अपने को टैक्सेबल करा के चलना पड़ेगा। क्या ये पॉइंट समझ में आ जा रहा है। हाँ सर समझ में आ गया। आप चेक कर लोगे आंसर, आपको सेम टू सेम मिलने वाला है, आपको सेम टू सेम मिलने वाला है। ये एग्जाम्प्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 में आइए। क्वेश्चन नंबर 15 में आइए, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15। गिफ्ट ऑफ बुलियन वर्थ रुपीज 60,000 रुपीज रिसीव फ्रॉम फ्रेंड। सर 60,000 का सीधे टैक्सेबल है, दिमाग लगाने ही नहीं इस पे कुछ भी। रिसीव द कार, सर कार कुछ भी हो, मूवेबल प्रॉपर्टी होती नहीं, सर एग्जाम्प्ट हो जाता है। रिसीव गिफ्ट कैश, सर 3 फ्रेंड से मिला, सर 3 फ्रेंड से अगर 18,000 का मिला, टोटल 54,000 का मिला हुआ, सर ये टैक्सेबल बन जाएगा। अक्वायर्ड ऑफिस बिल्डिंग, ऑफिस बिल्डिंग अक्वायर की हुई है सर कब, 22/11/2023 को फ्रॉम हिज फ्रेंड मिस्टर क्यू फॉर कंसिडरेशन ऑफ 10 लाख रुपए, जिसकी एसडीवी कितनी है, 20 लाख रुपए की एसडीवी। सर 20 लाख की प्रॉपर्टी को सर हमने 10 लाख में खरीदी है, यानी 10 लाख रुपए मेरे हाथ में आई सेट में टैक्सेबल हो जाएगा। इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंड ऑफ मिस्टर एक्स अक्वायर्ड बाय रेलवेज। सर अक्वायर रेलवेज ने कर लिया, उसके अगेंस्ट में एनहांस कंपनसेशन पे इंटरेस्ट मिला है। सर कितना इंटरेस्ट मिला है, एक बार टोटल करो ना कैलकुलेट। एक बात बताओ, जितने सालों का इंटरेस्ट जिस साल में मिलता है उस साल में टैक्सेबल हो जाता है। अपने को उनके रिस्पेक्टिव ईयर में टैक्सेबल नहीं कराना, जिस साल में मिला उस साल में टैक्सेबल कराना है। यानी 430 का मेरा हाथ में इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाएगा। इस पे 50% डिडक्शन मिल जाएगा मेरे को सेक्शन 57 में, 2,50,000 का डिडक्शन मिल जाएगा, यानी मेरे हाथ में टैक्सेबल कितना हो जाएगा, सीधे सीधे 2,15,000 टैक्सेबल हो जाएगा। इतना सही है, सेम टू सेम आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। तो इससे सारे आईएफएस के क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं।
सारे के सारे आईएफएस के क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं, आपको इसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। एक बार आपने ये कर लिया ना, इसमें आपके सारे कॉम्प्रिहेंसिवली क्वेश्चन कवर हो जा रहे हैं। आप इसको 2x पे सुनना, 20 मिनट में खत्म हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं किसी अगले चैप्टर की वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो इस वीडियो को और शेयर करना अपने दोस्तों को और एक कमेंट सेक्शन में ना एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना कि कैसा लगा ये वीडियो। ठीक है, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।